फीचर्स ऑफ कंपनी की हम बात कर रहे थे यहां पर। लाइव स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, ऑडियो वीडियोस क्लियर। हम कंपनी के फीचर्स की बात कर रहे थे, जैसे कि डेफिनेशन तो हमने पहले भी कर लिया, सेक्शन 2 क्लास 20 के अंदर डिफाइन है। और फीचर्स का हमने एक क्रक्स बना रखा है, दैट इज द सेट फॉर पिक। क्या बोला मैंने, जरा बताना। सेट फॉर पिक, एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, P for perpetual succession, I for incorporated association and C for capacity to sue and be sued। सबसे पहली चीज होती है, what do you mean by separate legal entity? सेपरेट लीगल एंटिटी किसको बोलते हैं? मतलब ये मैंने निमोनिक्स बनाया याद करने के लिए, ताकि एक ही लाइन में आप पूरा का पूरा टॉपिक याद कर सको। दैट इज अ सेट फॉर पिक। क्या बोला मैंने, एक बार और बोल दीजिए। एक और चीज है बच्चों, आपको एक गाना बहुत सूट करेगा और आपको मेरे साथ गाना पड़ेगा। मुझे भी बहुत पसंद है और आपको बहुत पसंद आएगा। और धीरे धीरे से मेरे साथ गाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। किसकी बात कर रहे हैं? लॉ की बात कर रहे हैं। लॉ जो है एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे मल्टीपल लॉज आपको पढ़ने हैं और उनसे आपको धीरे धीरे आपकी जिंदगी में वो स्टेप बाय स्टेप पाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। तो अगर कभी भी कोई पूछता है कि फीचर ऑफ कंपनी आप बताइए, तो अब आपको एक एक चीज याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट 1 सेकेंड। सेट फॉर पिक, सबसे पहली चीज होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी से भी पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। सबसे पहले पर्सन के माइंड में आइडिया आता है। क्या आता है? जोर से बोलिए, क्या आता है? एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। अब ये जो आइडिया आएगा, इट इज कन्वर्ट इनटू एक्चुअलिटी, और एक्चुअलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। क्या क्या जरा बताइए। फाइनलाइजेशन ऑफ नेम, परचेज प्रॉपर्टी, हायर प्रोफेशनल्स। एंड प्रोफेशनल्स कौन कौन होते हैं? प्रैक्टिसिंग CA, CS, CM में। देखिए आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्या रोल रहेगा इन फ्यूचर? व्हेनेवर यू क्वालिफाई अ CS एंड बिकम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, देन इन दैट सिचुएशन यू आर अपॉइंटेड बाय अ पर्सन कि आपको हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। बिना आपके साइन के कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते हैं। और प्रोफेशनल्स में कौन कौन बताया मैंने? CA, CS, CM में, या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। और ये क्या प्रिपेयर करते हैं? MOA एंड, व्हाट डू मीन बाय द MOA एंड AOA? MOA बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड AOA बोले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की फुल फॉर्म किसी को पता है? मेमोरेंडम ही होती है मैम, है ना? अच्छा, शॉर्ट में से बोलते हैं MOA, और वैसे इसका पूरा नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बोला मैंने? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी की मेमोरी जो है वो रैंडम फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट में रखी जाती है, इसीलिए इसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसी के साथ साथ ये इसके जो कंटेंट होते हैं वो होते हैं सेक्शन नंबर 4 में। कहां होते हैं? कहां पे होते हैं जरा बताना, एक बार जोर से बोल दीजिए। सेक्शन नंबर 4। कैसे याद करोगे? चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है। क्या बोला मैंने, फिर से बताइए। चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है। सेक्शन नंबर 4। क्या बोला मैंने? सेक्शन नंबर, फिर से बताइए, सेक्शन नंबर 4। अब आपको देखना है कि AOA की अगर हम बात करें, AOA मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थैंक यू। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो MOA के जस्ट बाद ही होगा। तो हम इसमें एक गाना गाते हैं, जहां जहां तू होगा, मेरे साथ साथ बोलना, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा। आगे आगे MOA होगा और पीछे पीछे AOA होगा। फिर से देखिए, सेक्शन नंबर 4 के अंदर क्या है? तो 5 में क्या होगा? सिंपल सी बात है। तो फिर से मेरे साथ याद करिए, जहां जहां, क्या बोला मैंने? जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा। आगे आगे MOA होगा और पीछे पीछे AOA होगा। तो सेक्शन 4 के जस्ट बाद क्या आएगा? सेक्शन नंबर 5। अच्छा बता दीजिए, कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। क्या बोला मैंने, जरा बताना। सेक्शन 2 क्लॉज 20। ओके, अब अगली बात सुनिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? एक्चुअली कंपनी का बर्थ होता है लॉ से। कैसे होता है? फिर से बताइए। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कोई नेचुरल पर्सन जिए, कोई नेचुरल पर्सन मरे। कंपनी की सेहत
कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए आज कंपनी किसी ने बनाई 2023 में, हो सकता है 2050 तक कंपनी चले, 2100 तक कंपनी चले, 70 तक चले। तो इसीलिए कंपनी की तमाम जानकारी एक कागज के रूप में रखनी पड़ती है संभाल कर, और उसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उसे बोला जाता है मेमोरी इज टू बी प्रिजर्व इन अ डॉक्यूमेंट इन अ रेंडम फॉर्म दैट इज नोन एज मेमोरेंडम। आज कंपनी मैं चला रही हूं, कल कंपनी आप चला रहे हैं, तो आप सभी को कंपनी के बारे में तमाम जानकारी होनी चाहिए भाई और बहनों। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? उसी के साथ साथ अब ये सभी कागज जब प्रिपेयर हो जाते हैं तो ये कागज जमा किए जाते हैं आरओसी के पास। किसके पास? आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा कि आरओसी क्या होती है, आरओसी किसे बोलते हैं? जानते हो आरओसी क्या होती है? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? बहुत सारे बच्चों को आइडिया है कि मैम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या है, बताना जरा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, बिल्कुल सही आपने समझा। व्हेनेवर यू कम्स इन सीएस एग्जीक्यूटिव, वहां पे चैप्टर में पूरा डिटेल में दिया है कि एजेंसीज कौन कौन सी होती है, आरओसी है, आरडी है, ओएल है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें दी है। यहां आपको मैं नहीं पढ़ा सकती बहुत डिटेल में, क्योंकि आपके यहाँ पे उतना ज्यादा है भी नहीं, और अभी आपने फीस भी कम दी है, नहीं तो सारा ही पढ़ा दूंगी तो वहां क्या पढ़ोगे। तो इट मींस आरओसी की अगर हम बात करें, मजाक था, फीस की ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहे दो या नहीं दो कोई दिक्कत नहीं है। आरओसी की अगर हम बात करें तो आरओसी की फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या होती है? हम कह सकते हैं ये कंपनी के माता पिता का रोल प्ले करते हैं। आरओसी के पास होता है रजिस्टर, उस रजिस्टर के अंदर जिस कंपनी का नाम है वो तो कंपनी है, और जिसका नाम नहीं है वो कंपनी नहीं है। इट मींस रजिस्टर के अंदर नाम लिखा जाता है और वो रजिस्टर प्रिजर्व होता है आरओसी के पास। अगर कंपनी का नाम उसके अंदर है रजिस्टर के तो कंपनी है, और रजिस्टर के अंदर नाम नहीं है तो कंपनी भाई और बहनों नहीं है। इट मींस आरओसी का रोल क्या होता है? आरओसी का रोल होता है कि जब भी कभी कोई कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी एक्ट के तहत बनाई जाती है, कंपनी एक्ट के नियम पालन करके बनाए जाते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन लगाई जाती है आरओसी के पास। किसके पास? आरओसी के पास। डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई किया जाता है। आरओसी के पास जब सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, फॉर्म नंबर बता रही हूं, याद रहे, बहुत अच्छी बात, नहीं रहे उससे भी ज्यादा अच्छी बात, स्पाइस प्लस, क्या बोला मैंने? स्पाइस प्लस फॉर्म नंबर का नाम है ये, वो आरओसी के पास भेजा जाता है। आरओसी अगर सभी डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड होती है तो इशू करती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या इशू करती है? जल्दी बताओ क्या इशू करती है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उस सर्टिफिकेट के ऊपर डेट मेंशन होती है, 1 तारीख, 2 तारीख, फला तारीख, ढिका तारीख, वो तारीख जो लिखी होती है उस तारीख से, उसी डेट से माना जाता है कि कंपनी पिक्चर में आ गई है। वो डेट जो मेंशन होती है सर्टिफिकेट के ऊपर, उसी डेट से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन माना जाता है, और माना जाता है कि कंपनी अब पिक्चर में आ चुकी है। भाई और बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं, क्या आप सभी तैयार हो? मान के चलिए एक कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 जनवरी है, परंतु उसका सर्टिफिकेट जो रिसीव हुआ है वो 10 जनवरी को रिसीव हुआ है। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, आप मुझे बताइए कि ये जो कंपनी है इसकी जो इफेक्टिव डेट है, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, इसकी जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, वो 1 जनवरी मानी जाएगी या 10 जनवरी मानी जाएगी? ईमानदारी से बताना भाई और बहनों, 1 जनवरी मानी जाएगी या 10 जनवरी मानी जाएगी? कितने बच्चे कहते हैं मैम 1 जनवरी मानी जाएगी? और ऐसे कितने बच्चे अपने मन की बात सुनना, अपने दिल की बात सुनना, किसी के ऊपर मत जाना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम 1 जनवरी। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी है जो 10 जनवरी वाले हैं, ईमानदार बच्चे। वेरी गुड, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी भरी हुई क्लास में कोई बच्चा 10 जनवरी पे ना जाए। बहुत अच्छे, देखो अपने मन की बात सुनो, नहीं दूसरों की तरफ मत दे दो। 10 जनवरी ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं मैम 10 जनवरी और कुछ बच्चे कहते हैं मैम 1 जनवरी। मान के चलिए एक बच्चे का जन्म जो है हॉस्पिटल में हुआ 1 जनवरी को, और उसको घर पे जो आया वो पहुंचा, उसे छुट्टी मिली, वो मिली 10 तारीख को, 10 दिन हॉस्पिटल में रहा किसी भी वजह से। आप उसका जन्मदिन 1 तारीख को मनाओगे या 10 तारीख को? बस यही लॉजिक था। जो सर्टिफिकेट के ऊपर डेट मेंशन है वही डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, उसको इधर से उधर नहीं करना। आपको लॉ में एक नियम याद रखना है, कभी भी दिल से नहीं सोचना,
हमेशा दिमाग से सोचना है, भावनाओं में नहीं बहना, दिल से। क्योंकि जब भी कानून की बात होती है तो ज्यादातर लोग दिल से सोचते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। मान के चलिए एक मैजिस्ट्रेट साहब है या एक जज साहब है और उनको किसी को सजा देनी है, और सजा देनी है उम्र कैद, और वो दिल से सोच रहे हैं यार मेरी वजह से ये इंसान मर जाएगा, इसको फांसी हो जाएगी, छोड़ो छड़ यार रहने दे। क्या ऐसा सही रहेगा? वहां पे दिल से नहीं सोचना, वहां पे किससे सोचना है? दिमाग से सोचना है। तो लॉ में हमेशा दिमाग से सोचा जाता है, ना कि दिल से। अब देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट जब सबमिट कर दिए जाते हैं आरओसी को, तो आरओसी सर्टिफिकेट इशू करती है और कंपनी पिक्चर में आ जाती है। और भाई और बहनों, जैसे ये सर्टिफिकेट मिलता है वैसे ही कंपनी की एक फीचर भी आ जाती है, दैट इज द सैट फॉर पिक। क्या बोला मैंने? इट मींस ये जो फीचर्स है ये इनकॉर्पोरेशन से पहले आती हैं या इनकॉर्पोरेशन के बाद आती हैं? कंपनी बनने के बाद आती हैं या कंपनी बनने से पहले आती हैं? जो जोर से बताइए। बाद में। अब एक प्रश्न सुनिए, एक बच्चा मेरे से पूछता है, मैम सुनना ध्यान से क्वेश्चन, मैम क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? जवाब दो, क्या दोगे? मैम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। लाइव में जो बच्चे जुड़े हैं वो भी बताइए। मैम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना क्या कंपलसरी है? ये कैसा प्रश्न है? ये भगवान तेरी कैसी महिमा! क्या क्वेश्चन समझे आप बात को? क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है या नहीं है? ओ भैया रे, तूने क्या प्रश्न पूछा? ये कंपनी का बर्थ ही रजिस्ट्रेशन से होता है, ये सुन लो। कंपनी का बर्थ ही कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन से। उसके बाद ही कंपनी पिक्चर में आती है। अगर सर्टिफिकेट नहीं तो कंपनी नहीं। जहां तुम वहां हम। सुनिए ध्यान से, जहां तुम, आवाज नहीं आई, जहां तुम, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कंपनी पिक्चर में तभी आती है जब कंपनी का सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर सर्टिफिकेट नहीं तो कंपनी भी। जहां तुम, पहले सर्टिफिकेट फिर कंपनी। इसीलिए यह प्रश्न एकदम नॉनसेंस क्वेश्चन है। क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है या नहीं है? तो अब देखिए, कंपनी की जो एंटिटी होती है, आपने रिलायंस का नाम सुना है? रिलायंस। आपने टाटा मोटर्स का नाम सुना है? आपने टीसीएस का नाम सुना है? आपने सिर्फ तमाम कंपनी का नाम सुना होगा, लेकिन आपने कभी देखा, आपने कभी ऐसे सुना कि रतन टाटा के शेयर्स नीचे गिर रहे हैं, रतन टाटा जी के शेयर्स नीचे डाउन में जा रहे हैं? नो, नेवर एवर। आपने हमेशा सुना होगा टाटा कंपनी के शेयर्स, टाटा कंपनी का प्रॉफिट, टाटा कंपनी का लॉसेस, टाटा कंपनी की सेल, टाटा कंपनी का टर्नओवर। रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि टाटा लॉ की निगाहों में एक पर्सन है, ना कि मिस्टर रतन टाटा। टाटा की अपनी एक एंटिटी है जो कि विच इज ऑल टुगेदर सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स, फ्रॉम इट्स प्रमोटर। मैम जी आप एक बात बताइए, व्हाट डू मीन बाय प्रमोटर? मैम कौन बताएगा प्रमोटर किसे बोलते हैं? यस मेरा क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय प्रमोटर हियर? यस, व्हाट डू मीन बाय प्रमोटर? प्रमोटर कौन बच्चा बताएगा? प्रमोटर किसे बोलते हैं? हु इज अ प्रमोटर? प्रमोटर, हे प्रमोटर, हे प्रमोटर, तू बाहर आ, निकल के बाहर आ। ये है प्रमोटर, ये है प्रमोटर। जिसके माइंड में एक आइडिया आता है वही है प्रमोटर। ये पर्सन है प्रमोटर, जिसके माइंड में आइडिया आता है। जिसके माइंड में क्या आता है बच्चों? आइडिया आता है, उसको बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं उसको? प्रमोटर। समझ में आ गया? हु इज ए डायरेक्टर? डायरेक्टर किसे बोलते हैं? जो कंपनी को डायरेक्शन देता है। मेंबर किसे बोलते हैं? जो कंपनी को पैसा देता है। क्लियर हो गए तीनों टर्म्स? अब देखिए, अब ये कहती है फीचर कि कंपनी की जो एंटिटी है वो ऑल टुगेदर सेपरेट है, मेंबर से, डायरेक्टर से और प्रमोटर से। कंपनी की अपनी अलग ही पर्सनालिटी है जो सबसे अलग है। ओके जी, सबसे अलग अलग, सबसे जुदा जुदा, सबसे अलग अलग, सबसे जुदा जुदा। अब सुनिए, एक मिस्टर सैलमन नामक व्यक्ति था और वह एक दुकान चलाता था, और उसकी एक जूतों की दुकान थी। वो जूतों का व्यापारी था। उसने एक दिन प्लान किया कि मैं अपने जूतों का बिजनेस बेचकर कंपनी में कन्वर्ट कर लेता हूं, और उन्होंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, और भाई और बहनों उसका नाम रखा सैलमन कंपनी लिमिटेड। क्या नाम रखा? सैलमन कंपनी लिमिटेड एक शूज का ही बिजनेस करती है। और उन्होंने क्या किया, जो मिस्टर सैलमन ने अपना बिजनेस बेचा, किसको बेच दिया? सैलमन कंपनी
लिमिटेड को। अब बिजनेस बेचा तो कंपनी को बदले में पैसा भी देना पड़ेगा, यस और नो। बिजनेस खरीदा तो उनका टोटल कंसिडरेशन बना पॉन्ड कितना, जरा बताना, पॉन्ड 38782। कितना बताया मैंने, जरा बताना, पॉन्ड 38782। फिर से बोल दीजिए एक बार, जोर से बोलो, पॉन्ड 38782। ओके मैम जी। और इसको पेमेंट कैसे किया, जरा देखिए। 10,000 की क्या है, सिक्योर डिवेंचर, ये मिस्टर सैलमन के पास है। 20,000 के शेयर, ये भी किसके पास है, सैलमन के पास है। 8782 का कैश, ये भी किसके पास है, सैलमन के पास है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? 10,000 के सिक्योर डिवेंचर, 20,000 के शेयर्स, 8782 का कैश, ये तमाम चीजें किसके पास है, सैलमन के पास है। अब आगे होता क्या है कि कंपनी जो है किससे गुजर रही है, जरा देखना। कंपनी इज रनिंग इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस। बच्चे, बेटा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, चुन्ने मुन्ने राई, आकर्ष गुप्ता, एक बात बताओ मुझे, डिबेंचर्स क्या होता है? दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, क्लास 12 किया है कि नहीं किया है? झूठ मत बोलना। या फिर तुमने साइंस से 12th किया है? आई एम राइट और रॉन्ग? अगर आप डिबेंचर्स के बारे में बस बता दो दिल से, ईमानदारी से। हाँ जी बच्चे, बताइए जल्दी से। डिबेंचर के बारे में एक क्वेरी आई है लाइव क्लास में कि मैम डिबेंचर्स क्या होता है, प्लीज बताइए। अच्छा, 11 12 साइंस से किया है, मैं पहले ही समझ गई थी। बेटा, डैप्ट, ये शब्द जो है ये कर्ज से आते हैं। डैप, डिबेन, ये डेबिट होता है। ये सारे शब्द DEB से जो शुरू होते हैं ये कर्जे वाले होते हैं, जाने वाले होते हैं, कर्ज वाले होते हैं। तो डिबेंचर्स जो होते हैं एक तरीके से कंपनी फंड रेज करती है और ये बोरोड फंड होता है। एक होता है ऑनर्स फंड। मेरी पहली क्लास जरा देख लेना, यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप फिर शुरू की 2-3 क्लास जरूर देखना, आपको काफी अच्छा क्लियर होगा। लेकिन अभी के लिए बस मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि डिबेंचर्स जो है वो कंपनी फंड रेज करती है बोरोड फंड में, और उनको पैसे के बदले एक इंस्ट्रूमेंट देती है और बोलती है ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ो। ऐसा ही है ना बच्चों, ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ो एविडेंस के रूप में, और इन फ्यूचर जब तक हम आपका पैसा यूज करेंगे तब तक हम आपको इंटरेस्ट देंगे और एक टाइम के बाद आपका पैसा वापस कर देंगे। उसे बोलते हैं रिडम्पशन। क्या बोलते हैं? तो जब तक पैसा यूज किया जाता है तब तक क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट, और उसके बाद जब पैसा वापस करते हैं तो उसे बोलते हैं रिडम्पशन। क्या बोलते हैं? क्या ऐसा ही कुछ था? अरे इनसे पूछ लो, क्लास 12th वाले बच्चों से। पूरे साल इन्होंने शेयर कैपिटल और डिबेंचर में ही निकाला है। पूरे साल ये TS ग्रेवाल की बुक लेके इधर से उधर घूमे हैं, स्कूटी पे, साइकिल पे, पैदल, ट्यूशंस में, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है शेयर कैपिटल और पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर। एक और दूसरी वाली बुक होती है, वो नाम के लिए होती है, साल में 2 बार पढ़ी जाती है, जिसके अंदर रेशियो एनालिसिस होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। उसको मुश्किल से 2 बार पढ़ते हैं साल में। सबसे ज्यादा क्या पढ़ाया जाता है? पूरे साल लगे रहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू दिस 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 दिस। यस और नो, आई एम राइट और रॉन्ग? मैंने भी 12th क्लास पास किया, मुझे पूरा याद है अभी तक। तो इट मींस 11th क्लास में कोई पढ़ता नहीं और 12th क्लास में कोई छोड़ता नहीं, है ना। 11th क्लास आप लोगों ने करी है? 11th क्लास कोविड में थे आप तो नहीं? अच्छा, 10th में कोविड था, 11th में कौन से ईयर में किया 11th क्लास? 22 में करी है। 22 में करी है। अच्छा, ओहो, सही कहा इन्होंने। तो 22 में तो कुछ कोविड वोविड खास था नहीं, तो स्कूल गए हो आप, तो आपने जिंदगी का फुल टू आनंद लिया है। मतलब उन बच्चों, सबसे अच्छी क्लास कौन सी लगी आपको 12th तक? सबसे अच्छी क्लास कौन सी थी? 10th तो नहीं मान सकते। 9th थी या 11th थी? 9th नहीं थी? नहीं, 11th नहीं थी। क्यों? क्या था? दोस्त चले गए थे साइंस स्ट्रीम में, या दोस्त नहीं?
दोस्त, अच्छा चलिए खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो बात ऐसी है, क्लास सभी अच्छी होती है। अब आपको 11th अच्छी लग रही है, 9th अच्छी लग रही है, फिर आपको CSEET अच्छी लगेगी, फिर जब आप फाइनल में आ जाओगे तो आपको एग्जीक्यूटिव अच्छी लगेगी, जब आप CS बन जाओगे, अभी आपको जो बच्चे CS होंगे वो बड़े अच्छे लगते होंगे देखने में, ऐसा लगता होगा यार ये CS है, पता नहीं क्या ही चीज है। आपको मुझे देख के ऐसा लगता होगा यार मैम की क्या जिंदगी है, CS बन गई है ना। तो अभी ऐसे देखने से अच्छा लगता है, लेकिन जो भी हो जैसे भी उसको एंजॉय करो, क्योंकि जो टाइम एक बार निकल गया वो निकल गया। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो बड़ा होना चाहते हैं, जब बड़े बच्चे, अच्छा छोटा बचपन में सबसे बड़ी दिक्कत एक ही है बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बचपन में कोई इज्जत नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मोड़ नुक्कड़ पे कहीं पर भी मार देता है बस, तो उन्हें देख के ऐसा लगता है जो बड़े भैया बड़ी दीदी है इनकी बड़ी मौज है, कि मौज कैसे, कॉलेज जाते हैं, ये गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं। हमें तो घर में किसी का भी गुस्सा हम पे निकल जाता है, और जो भी गुस्सा होता है हमारे ऊपर ही निकलता है। तो ये एक दिक्कत है, अदरवाइज इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचपन में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मौज ही मौज है। तो इट मीन्स कुल मिला के बात यह है कि हर पल ऐसे जियो जैसे आखिरी हो। डोंट टेक स्ट्रेस इफ यू कम इन अ CS कोर्स, देन डोंट टेक स्ट्रेस कि बहुत टफ है, क्या होगा। अरे भैया पढ़ोगे तो सब कुछ होगा, और नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, कॉन्टिन्यूटी, डेडिकेशन, पेशेंस, ये तमाम चीजें आपको इस कोर्स के दौरान चाहिए। आपके पास ये सब चीजें आपको पता भी नहीं चलेगा आपके नाम के साथ कब ऐड हो जाएगा CS। योर पेरेंट्स आर वेटिंग द डे व्हेन यू बिकम कंपनी सेक्रेटरी। अभी तो आप ताजे ताजे एकदम नए नए बच्चे हो, फूल की तरह खिले हुए हो, अभी तो आप जस्ट अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। आपके यहाँ पे कोई भी आता है, बेटा क्या कर रहे हो, आई एम डूइंग अ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, इट इज अ टॉप क्लास कोर्स, कॉमर्स में बेस्ट कोर्स होता है, इंडिया का नंबर 1 कोर्स है। इसको करने के बाद कंपनी में जो है ना एकदम कंप्लायंस ऑफिसर की जॉब लगती है, सैलरी स्टार्टिंग 60-70 हजार 80 हजार से होती है, और उसके बाद स्काई इज द लिमिट होती है। आप पूछो ही मत। अब सामने वाला क्या हुआ, फैन हो गया, आपका फैन हो गया भाई। बस उसने एक ही बात पूछी, बेटा कितने साल में हो जाएगा, कि वो तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा बेटा कौन से कॉलेज से कर रहा है, कि वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कॉलेज तो इसका कोई है ही नहीं। अच्छा बेटा इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर साइंस, नहीं अंकल कंपनी सेक्रेटरी। ये कौन सा कोर्स है, ये तो हमने कभी नहीं सुना, जैसे वो CFO वही है। आपने कभी नहीं सुना, क्या बात है। अब वही कोर्स करना चाहिए जो सबने सुना हो। सबने 3 चीज सुनी है, डॉक्टर, इंजीनियर और CA। आप भी जब किसी से बताते हो तो आप भी यही कहते हो, आपने CA सुना है, उसी के जैसा है बस, उसी के जैसा है बस, ये समझ लीजिए। तो अगला प्रश्न होता है, बेटा तूने CA क्यों नहीं करा, इसलिए नहीं करा क्योंकि CS बहुत अच्छा कोर्स है। सिंपल सी बात है ना। तो देखो कोर्स अगर हम बात करें CA की, CS की, CMA की, तो तीनों कोर्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं। अगर बात करें CS कोर्स की, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, हो सकता है बहुत सारे CS CA से बहुत ज्यादा कमा रहे हो, बहुत सारे CA CS से बहुत ज्यादा कमा रहे हो। अगर मुद्दा उठता है पैसे कमाने का, तो उसके लिए इच्छा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपका ड्रीम होना चाहिए, आपको इस डिग्री के बाद कमाना कितना है ये इच्छा होनी चाहिए। CS करने के बाद जॉब कितने की मिलेगी ये इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमें अर्न कितना करना है इच्छा ये होनी चाहिए। आर यू गॉट द पॉइंट। कोर्स कोई खराब नहीं है, कोर्स कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है वो बहुत ज्यादा बेकार है। CA भी एक बहुत रेप्यूटेड कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, CS भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। CA की तो मैं कभी भी बुराई नहीं कर सकती, पारिवारिक मामला है, दिक्कत हो जाएगी, आप समझिए बात को। तो इट मीन CA CS की अगर हम बात करें दोनों ही अच्छे कोर्स है। कंपनी में CA की भी रिक्वायरमेंट होती है, CS की भी रिक्वायरमेंट होती है, CMA की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक ब्रेन के डॉक्टर्स होते हैं, हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं, इसी तरीके से अलग अलग एक्सपर्टाइजेशन है। तो वो कहना बड़ा नॉनसेंस होगी कि CA ज्यादा बड़ा है या CS ज्यादा छोटा है या CS CA से बड़ा है। तो एज ए प्रोफेशनल मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकती कि ये बड़ा है वो छोटा है। तीनों कोर्स अपने आप में बहुत सुंदर कोर्स है, आपको जो अच्छा लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो। अब मुद्दा ये उठता है कि कंपनी इज रनिंग इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी तुम देखो सुभाष, अभी एग्जीक्यूटिव की बात मत करो, अभी CSEET में आयो, बोथ ग्रुप दे सकते हो, सिंगल ग्रुप दे सकते हो, एक बार दे सकते हो, बारंबार दे सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब सुनिए,
कंपनी इज रनिंग इनटू फाइनेंशियल क्राइसिस, कंपनी किस में गुजर रही है जरा बताना, कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, और कंपनी की स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि टोटल एसेट्स जो है 6050 और टोटल लाइबिलिटी जो है वो है 18,000। बताइए एसेट्स ज्यादा या लाइबिलिटी? इट मीन्स इन दैट सिचुएशन कंपनी इज अनेबल टू रीपे द डेट्स, यस और नो? अच्छा ये जो 18,000 है किस तरीके से? 18,000 में आउटसाइड क्रेडिटर्स के पास 8,000 है और सिक्योर्ड डिबेंचर्स के पास 10,000 है, तो टोटल 18 जो हो गए। अब ये जो सिक्योर्ड डिबेंचर है किसके पास है? मिस्टर सैलमन के पास है, बिल्कुल सही बोला। ये जो सिक्योर्ड डिबेंचर्स है ये मिस्टर सैलमन के पास है, ठीक है जी। अब ये आउटसाइड क्रेडिटर का कुछ कहना है, हमने कहा कह दो ना, कह रहे जी पहले हमें पेमेंट करो, पहले हमें पेमेंट करो। हमने कहा ऐसा क्यों? तो क्यों का जरा लॉजिक समझिए कि स्टोरी सुनाती हूं, ठीक है? सुनोगे ये स्टोरी? स्टोरी है कि क्या 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 बेटा आपका क्या नाम है? संजना, ओके। कल की बात है, कल शाम की संजना फंक्शन में गई थी, हम भी उस फंक्शन में गए थे। अब हुआ क्या बच्चों, जब संजना फंक्शन में गई तो संजना ने जैसी एंट्री ली उस पर्टिकुलर कम्युनिटी हॉल में, जैसी एंट्री ली वैसी प्लेट उठाई। संजना ने बस एक बार बोला मैम नमस्ते, मैंने कहा नमस्ते बेटा, उसके बाद पलट के नहीं देखा। प्लेट उठाई और प्लेट उठाने के बाद बच्चों क्या किया, स्टेप बाय स्टेप संजना स्टॉल्स पे घूमने लगी। पहला स्टॉल चावल का था, झपट्टा मारा, चावल ले लिया। दूसरा स्टॉल छोले का था, छोले डलवा लिए, राजमा डलवा लिया, पनीर डलवा लिया, कढ़ी डलवा ली, जितनी भी तमाम सब्जियां थी संजना ने अपनी प्लेट पे डलवा ली। हम भी इसको देख रहे थे। देखते ही देखते संजना आगे बढ़ी और आगे बढ़ते हुए जब स्टॉल आया गोलगप्पे का तो संजना से कंट्रोल नहीं हुआ भाई और बहनों, और उन्होंने कहा भैया कि हाँ कि या तो मुंह में डाल दो या प्लेट में डाल दो। उन्होंने कहा भैया ले प्लेट में डाल देता हूं। दिक्कत वहां आके हुई, संजना आगे बढ़ी और आगे स्टॉल जो था कोल्ड ड्रिंक का था, संजना ने फिर कोल्ड ड्रिंक वाले से बोला या तो मुंह में डाल दो या प्लेट में डाल दो। उन्होंने फिर प्लेट में डाल दिया। आगे पूड़ियां रखी थी, संजना ने प्लेट में पूड़ियां ऐसे सजा ली ऊपर तक, और हद तो तब हो गई रसगुल्ला उसके ऊपर और उसके ऊपर आइसक्रीम। अब संजना ने अपनी हाइट से ज्यादा प्लेट की हाइट कर लिया और संजना जिस तरफ भी चलती है भीड़ खत्म होती जाती है। बताइए क्यों? जितनी भी महिलाएं हैं सज धज के जो भी आई हैं संजना को देखती है और साइड में हो जाती हैं। बताइए क्यों? क्योंकि संजना या संजना की प्लेट जिसके ऊपर गिरी उसके पास कुछ बचेगा नहीं। अब मुद्दा ये उठता है बच्चों, आप मुझे जरा ये बताइए, दो बातों में से एक बात है, आंसर देके बताना। क्या संजना ने जो स्टेप लिया इसके पीछे की वजह संजना बहुत ज्यादा भुक्कड़ है? नंबर 2, क्या संजना बहुत ज्यादा भुक्कड़ थी? संजना को बहुत ज्यादा भूख लगी थी या वजह कोई और है? लॉजिकली बताइए, क्या संजना सच्ची में ही ऐसा करती है हर शादी में, या इस शादी में मजबूरी वश उन्हें करना पड़ा? कौन बताएगा? सच्ची सच्ची रिप्लाई करिए। हाँ जी, कौन बताना चाहता है? आप बताइए। प्लेट वाला, अच्छा वो देखो बच्चा कितना ज्यादा सोच है शादी वालों के लिए। कह रहा है मैम ऐसा होता है जो होटल्स होते हैं उनमें प्लेट सिस्टम होता है। अब प्लेट सिस्टम होता है, एक प्लेट मान के चलिए 1000 रुपए की है, तो संजना इतनी ईमानदार है, इतनी अच्छी है, उसने कहा दूसरी प्लेट नहीं खराब करनी, जो करना है एक ही प्लेट में करना। एक तो ये लॉजिक है, और दूसरा इतना कोई सोचता है शादी वाले के बारे में? एक प्लेट रसगुल्ला लेके तो फेंक देते हैं, प्लेट के बारे में कौन सोच रहा है? गांव में करा दो शादी, फिर देखो एक प्लेट में रसगुल्ला 1000 का रसगुल्ला गया, एक प्लेट में चावल 1000 के चावल गए। तो प्लेट सिस्टम में वही सूट करता है जब प्लेट की कहानी समझ में आए, नहीं? हाँ तो बताइए क्या रीजन था? मजबूरी वश करना पड़ा। आई लाइव में रिप्लाई करने लगे हैं बच्चे, आप भी बताओ क्या रीजन था संजना के पीछे? मैं बताती हूं। जब संजना हमारे पास आई हमने कहा बेटा वजह क्या थी आज तुमने ऐसा किया? क्या तुम्हारी नीयत खराब हो गई खाने को देख के? तो संजना कहती है मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैम बात ऐसी है आप बाहर बैठे हो, बाहर ही बैठे रहना। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अंदर नंबर नहीं आएगा। रीजन ये था बच्चों कि खाने वाले बहुत ज्यादा हैं और खाना बहुत कम है। जो एक बार अंदर घुस गया वापस आ गया, वो दोबारा वापस स्टॉल में नहीं जा सकते क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं। यह रीजन था, इस वजह से संजना को मजबूरीवश ये स्टेप लेना पड़ा। और संजना ने कहा मैम खाना तो सब कुछ था, आगे खा लो या पीछे खा लो, जाना तो सब पेट में ही था। मैंने कहा बहुत बढ़िया संजना, आपने बिल्कुल सही किया। इसी तरीके से आउटसाइड क्रेडिटर्स की भी नीयत खराब हो रही है, उनको साफ साफ नजर आ रहा है कि एसेट्स जो है वो कितनी है
6050 और लाइबिलिटी 18,000 है, तो इट्स बेटर आप हमें दे दो। कोर्ट कहता है ए आउटसाइडर क्रेडिटर, ये तेरी औकात नहीं है ऐसे करने की। क्यों? तेरे से पहले कौन बैठा हुआ है? और सिक्योर्ड डिबेंचर जो है वो इसी वजह से सिक्योर्ड है, इसी वजह से कि उसको पेमेंट पहले दिया जाएगा, इसी चीज की सिक्योरिटी है। तो आउटसाइडर क्रेडिटर्स का पता है क्या कहना है? कह रहे हैं मैम ये तो मिस्टर सैलमन है ना, इसकी तो कंपनी है, वो यही डायरेक्टर है, इसकी फैमिली मेंबर है, सब यही है, इसने वो कंपनी बनाई है। आपका जवाब क्या होगा? बताइए आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये जो कंपनी बनाई गई है कानून का प्रक्रिया, कानून का प्रोसीजर फॉलो करके बनाई गई है, और जब एक कंपनी कानून का पालन करके बनाई जाती है तो उसकी एंटिटी सेपरेट होती है अपने डायरेक्टर से, अपने मेंबर से और अपने प्रमोटर से। कंपनी की अपनी एंटिटी होती है, उसमें डजंट मैटर कि कंपनी को चला कौन रहा है, वहां पे उनकी सेपरेट एंटिटी रहेगी। और आउटसाइड क्रेडिटर्स को पेमेंट बाद में मिलेगा, पहले किसको दिया जाएगा? सिक्योर डिबेंचर्स। तो लौट के बुद्धू घर को आए और जान बची तो लाखों पाए। फिर देखिए कंक्लूजन, व्हेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय फॉलोइंग प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ लॉ, द कंपनी हैविंग सेपरेट एंटिटी व्हिच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनालिटी व्हिच इज नोन एज corporate personality, so contention of outside creditors is wrong. It means इनकी जो कंटेंशन थी वो थी क्या बच्चों? wrong. अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसमें पता है क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है कि जो शेयर्स हैं, अगर एक कंपनी के अंदर कोई शेयर होल्ड कर रहा है और एक शेयर की कीमत 100 रुपए है और आपने 10 शेयर ले लिए, तो टोटल आपको पेमेंट करना है 1000 रुपए। आपने 1000 में से 800 रुपए पे कर दिए, तो आपको पे करना है 200 रुपए। कितना पे करना है? 200 रुपए। इट मींस लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड एंड नॉट पेड बाय हिम। शेयर होल्डर इज लाइबल टू क्या? जल्दी बताइए। पे बैलेंस इफ एनी ड्यू ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। एक्स लिमिटेड 80 पेड इनटू 10 शेयर्स, तो बैलेंस मतलब 80 रुपए अगर उन्होंने पे कर दिए, एक शेयर कितने रुपए का था? 100 रुपए का था, 80 क्या कर दिए? पे। तो बैलेंस कितना बचा? 20 इंटू 10। तो वो सिर्फ कितने के लिए लाइबल होंगे? उससे ज्यादा वो 1 रुपए के लिए भी लाइबल नहीं होंगे जनरली। अब सुनिए जरा ध्यान से, जनरल रूल ये कहता है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड बट इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन। यहां मैं डीप में आपको ले जाना चाहूंगी। जनरल रूल ये कहता है, जनरली ये बोला जाता है कि जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, किससे? शेयर से। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बनती है जहां इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। क्या हो जाती है मैम? वो कहां पर होती है? जैसे मान के चलिए कंपनी बनाई गई और कंपनी बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, झूठी इंफॉर्मेशन देके, झूठे कागज देके। आरओसी को पता चला कि कंपनी किसके बेसिस पर बनी है? रॉन्ग इंफॉर्मेशन। कंपनी को तो सिर्फ इन्होंने नाम रखा है, एक्चुअल में तो यही लोग पीछे पड़े हुए हैं, कंपनी के पीछे हैं। तो ऐसी स्थिति में आरओसी बोलती है मेंबर्स की हाँ कि तेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। क्या हो जाएगी? आगे चल के सारे केसेस हम पढ़ेंगे, अभी के लिए फिर से सुनिए। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? जल्दी बताओ। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि आपने अगर किसी कंपनी में शेयर्स लिए तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतने के लिए है जितने आपने शेयर्स लिए हैं, और जो अनपेड है, अनपेड मतलब जो आपने पे नहीं किया। जैसे कि कुछ पैसा तो एप्लीकेशन पे चला जाता है, कुछ पैसा किस पे जाता है? अलॉटमेंट पे, कुछ पैसा किस पे जाता है? फर्स्ट कॉल पे, और कुछ पैसा किस पे जाता है? तो आपका जो पेंडिंग है, जो आपका अनपेड है, आप सिर्फ उतने के लिए लायबल हो, उससे ज्यादा के लिए आप लायबल नहीं हो। क्लियर? ये ऑल क्लियर? तो दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हमसे बड़ा राजा कोई नहीं, और लॉसेस हुआ तो घर का सामान भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। याद है ना आपको? वहां पे क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। इट इज अ बेस्ट एडवांटेजेस पॉइंट ऑफ कंपनी कि कंपनी के पास क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी। इफ एनी पर्सन इज इंटरेस्टेड टू टेक द शेयर्स ऑफ कंपनी, देन इनके पास होती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इन फ्यूचर अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कंपनी में से अपना पैसा निकालना है, वेरी सिंपल, अपने शेयर्स को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा और अपने पैसे वापस ले लेगा। क्लियर? कंपनी में चाहे 1000 करोड़ का लॉस हो, 2000 करोड़ का लॉस हो, डजंट मैटर, उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितने का उसने क्या लिया है? शेयर्स लिया है। उससे ज्यादा एक सिंगल पाई के लिए भी वो जिम्मेदार नहीं है। उसी के साथ दूसरी तरफ अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, वहां पे
जितना लॉस सोल प्रोप्राइटर को उतना लॉस आपको, मतलब आपको अपनी पॉकेट से भी देना पड़ सकता है। क्लियर या ऑल क्लियर? तो ये एडवांटेजेस पॉइंट है। आगे है बच्चों एक पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। सिंपल सी बात है, कंपनी का बर्थ कैसे होता है तो डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन जाए, लेकिन कंपनी की सेहत पे कोई असर, इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। देखिए क्या लिखा है, कंपनी लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन में कम बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन इज अनअफेक्टेड बाय डेथ ऑफ अ नेचुरल पर्सन, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके सामने केस स्टडी रखूं, हालांकि एग्जीक्यूटिव की है लेकिन फिर भी मैं रख सकती हूं, आप बता सकते हो। एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके अंदर 4 मेंबर हैं और वही डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, वो एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो जाती है और वो 4 के 4 की डेथ हो जाती है। आपके हिसाब से एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अब क्या होगा? क्या बंद हो जाएगी? सोच के बताइए, बंद हो जाएगी? नहीं होगी, क्यों? परपेचुअल सक्सेशन है, क्योंकि नेचुरल पर्सन के आने से या नेचुरल पर्सन के जीने से या नेचुरल पर्सन के मरने से कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कंपनी जीवित रहेगी और उनके जो शेयर्स हैं, मेंबर्स के जो शेयर हैं, उनके घर वालों के पास चले जाएंगे और इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? 2 टर्म्स होती है बच्चों, एक होता है ट्रांसफर और एक होता है ट्रांसमिशन। क्या क्या बोला मैंने? ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, दोनों के बीच में अंतर क्या है? ट्रांसफर तो होता है अपनी मर्जी से, जैसे मैं अपने शेयर आपको दे रही हूं। ट्रांसमिशन होता है प्रभु की मर्जी से। फिर से सुनिए, ट्रांसफर होता है अपनी मर्जी से और ट्रांसमिशन होता है जैसे किसी की डेथ हो गई तो प्रभु की मर्जी है, ट्रांसमिट हो रहे हैं। कोई इंसॉल्वेंट हो गया, प्रभु की मर्जी है। कोई पागल हो गया दिमाग से, प्रभु की मर्जी है। इट मींस हमेशा जो अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर, और जब ऊपर वाले की मर्जी से होते हैं तो क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे नेक्स्ट फीचर्स जो है हम अगली क्लास में कंसिडर करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी किसी को डाउट हो तो